इलेक्ट्रॉन्स में से। कैटायन होता तो हम उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करते, एनायन होता तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करते। बनाइए CO2 का जल्दी से। बना क्या? कितने आ रहे हैं कार्बन आपके? कितने हो जाएंगे टोटल? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों ऑक्सीजन के 6 कितने हो गए? 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 8 पेयर्स। तो दोनों कार्बन बीच में रहेगा बिकॉज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल्स में रहेंगे। तो 8 पेयर बैठाने हैं, तो आप एक एक तो पहले बैठा ही दो। 2 हो गए तभी तो कनेक्शन होगा ना। अब बचे कितने? 6 पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठाओगे तो ऑक्सीजन का तो ठीक है, बट कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे इसको अपन? एक एक पेयर दोनों से लेंगे और दोनों तरफ क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, दैट विल बी लाइक दिस। अभी ठीक है? तो पेयर 8 से ऊपर नहीं होने चाहिए और सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। ये 2 कंडीशन याद रखेंगे। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 7 8। सम आर शेयर्ड पेयर, इनको क्या बोलते हैं अपन? शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि वो बॉन्ड बना रहे हैं। और जो बचे हुए उनको क्या बोलते हैं अपन? लोन पेयर्स। ठीक है, ओके। कुछ हैंड डाल के छोड़े थे क्या अपन? फॉर्मल चार्ज। चलो फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, the formal charge of an atom, the formal charge of an atom in a polyatomic molecule, the formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion, polyatomic molecule और ion। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? जैसे ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, O3 भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सल्फेट भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कार्बोनेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन। एक्चुअली ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट ये दोनों पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, तो ये जो आप चार्ज देख रहे हो उसके ऊपर 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये तो पूरे कंप्लीट आयन का चार्ज है ना, बट इन सब का भी इंडिविजुअल कुछ चार्ज होगा, उसी को फॉर्मल चार्ज बोल रहे हैं, जिसको ऐड करके ओवरऑल चार्ज आना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन may be defined as may be defined as may be defined as equal to the difference between equal to the difference between equal to the difference between the number of valence electrons, difference between the number of valence electrons possessed by that atom, उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? difference between the number of valence electrons possessed by that atom in the free state in the free state in the free state and the number of electrons assigned to that atom and the number of electrons assigned to that atom number of electrons
assigned to that atom, number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure of the molecule or ion. Number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure of the molecule or ion. In the Lewis structure of the molecule or ion. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझना, O3 में कल इसका बनाए थे अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना? क्या हुआ था, O के बीच में, दो O के बीच में डबल बॉन्ड बनी थी और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी बन सकती है, ठीक है? जिसके साथ डबल बॉन्ड आ रहा था उस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे? 2, इसके पास 3 और इसके पास 1. ये बनाए थे स्ट्रक्चर अपन. ये इस ऑक्सीजन का क्या है, ये ओजोन का क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें 3 तरह के ऑक्सीजन है. देखो तीनों टाइप के अलग, तीनों ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के हैं. क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 3 है, सिंगल बॉन्डेड है. इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 1 है और ये तो टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है. और ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है विद 2 लोन पेयर, यानी कि तीनों अलग अलग है, तीनों अपने रेस्पेक्ट में अलग अलग है. ओवरऑल चार्ज, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो चार्ज कितना है, 0. पर ये 0 कैसे आया है? तीनों के फॉर्मल चार्जेस को ऐड करके. अभी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे? तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को नंबर 1 दे देता हूं, इस ऑक्सीजन को नंबर 2 दे देता हूं और ये वाला ऑक्सीजन जाएगा नंबर 3, तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे. पहले समझ लेते हैं, चलो O1 का, ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं. अभी हमने क्या लिखा है डेफिनेशन, कि इट इज इक्वल टू दी, क्या लिखे, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम. ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. अरे 2,6 होता है ना, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. इसका डिफरेंस करना है किसके साथ? उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो उसको असाइन हुए हैं, किसमें? उसके लुईस स्ट्रक्चर में. लुईस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आसपास? देखो 1 2 3 4, जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये जो बॉन्डेड है ये भी 4 है, पर उस बॉन्ड में क्या होता है, 2 एक का होता है, 2 दूसरे का होता है. एम आई क्लियर और नॉट? इसको माइनस करना है किसके साथ? इस ऑक्सीजन को इस लुईस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन असाइंड हैं? 4 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन एज अ बॉन्ड पेयर, जिसमें 4 में 2 उसके हैं और 2 इस ऑक्सीजन के हैं. तो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने. आप समझे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? 6 है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डिफरेंस करना है, माइनस करना है उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो उसको उसके लुईस स्ट्रक्चर में असाइन हुए हैं. लुईस स्ट्रक्चर में दो ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो शेयर्ड पेयर है या तो लोन पेयर है. शेयर्ड पेयर यानी बॉन्ड पेयर है या तो लोन पेयर है. तो इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4. पेयर 2 हैं पर इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हो गए ना. अरे पेयर 2 हैं पर 2 पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. हमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस करना है, पेयर माइनस नहीं करना है. तो 4 प्लस और कितने इलेक्ट्रॉन असाइंड है इसको? ये 4 भी हैं पर ये 4 बॉन्ड पेयर हैं. ये 4 लोन पेयर में तो इसी का हक है ना, इसलिए मैंने पूरा का पूरा 4 दिया. इसको मैंने डिवाइड बाय 2 नहीं किया. पर इसको क्यों डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं? क्योंकि ये 4 में से 2 इसके हैं, 2 इसके हैं. इसी को तो बोलते हैं ना म्यूचुअल शेयरिंग, इसलिए 4/2 कर दिया मैंने. समझ में आया कि ये? एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं. वैल्यू कितना आने वाला है बताओ? ये हो जाएगा 2. कितना आएगा ये? 0. कितना आया? 0. चलो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए. ऑक्सीजन नंबर 2, ये O2 नहीं लिखा है ना, ऑक्सीजन नंबर 2 है ये. ठीक है, चलिए. ऑक्सीजन ये भी है फ्री स्टेट में, इसके पास भी 6 ही होते हैं, करेक्ट. माइनस, अब बताइए अंदर क्या क्या करूं? हाउ मेनी लोन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2. एंड हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6, बट डिवाइडेड बाय 2. ये समझ गया ना क्यों डिवाइड बाय 2 हो रहा है? देखिए वो पूरे 6 इसके नहीं है ना भाई, उसमें आधा किसका भी है और आधा इसका भी है. ठीक है, तो कितना आएगा ये अब? +1. 2 + 3 5, 6 - 5 1. आगे बढ़ू. ऑक्सीजन नंबर 3, चलिए बताइए क्या करूं? 6 माइनस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लस
2 1 कितना आया? -1। देखो तीनों को ऐड करूंगा तो 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज 0, मतलब ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए बिकॉज ओजोन मॉलिक्यूल है और वो आ भी रहा है। तीनों के फॉर्मल चार्जेस को ऐड कर दो, यू विल गेट 0। मतलब जब आप कार्बोनेट का निकालोगे तो उसमें तो आपके पास एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। याद है स्ट्रक्चर कल बनाए थे कार्बोनेट, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 3 3। तो ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे ही हैं, क्या बोलते हो? एक जैसे ना हर रेस्पेक्ट में। यहां तीनों अलग अलग थे क्योंकि आप देखो ना नंबर ऑफ लोन पेयर तीनों में अलग अलग है। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके साथ 2 बॉन्डेड पेयर, इसके साथ 1 बॉन्ड पेयर और इसके साथ 3 बॉन्ड पेयर थे। बट यहां पे आप इन दोनों ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, दोनों के पास 3 लोन पेयर्स हैं और दोनों एक एक ही बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ। तो इन दोनों का फॉर्मल चार्ज भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, बट ये इसका अलग आएगा क्योंकि इसके साथ लोन इलेक्ट्रॉन 4 है और बॉन्डेड पेयर भी 4 है। बॉन्डेड पेयर 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। एम आई क्लियर? समझ रहे हैं क्या? बट इन चारों का जब आप चार्ज ऐड करोगे ना, दैट शुड कम आउट टू बी -2। जैसे अभी 0 आ रहा है बिकॉज मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का चार्ज तो 0 ही होगा, न्यूट्रल है ना वो, इसलिए चार्ज 0 हो गया। बट एक कैट आयन है या एक एन आयन है तो वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना, प्लस या माइनस में। तो कार्बन का कैलकुलेट करेंगे आप लोग, है ना। तो उसके पहले ये डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए ना, एक नीचे फॉर्मूला लिख लो। नीचे फॉर्मूला लिखना, फॉर्मल चार्ज को बोलते हैं FC इज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस S/2। V माइनस L माइनस S/2, जहां पे V क्या है लिख लो, वेयर V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, L is नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, L इज नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड S फॉर शेयर्ड पेयर, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसको डिवाइड बाय 2 क्योंकि समझ में आ गया ना, क्योंकि शेयर्ड पेयर में तो दोनों का पार्ट होता है आधा आधा, इसलिए हाफ कर दिए। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो आप लोग ओजोन का, है ना। ओजोन का एग्जांपल लिख लो। पहले लुईस स्ट्रक्चर बना लेना, तीनों ऑक्सीजन का निकालना। और सेकंड आप लोग ट्राई करिए कार्बोनेट का, कार्बोनेट का ट्राई करो। ओवरऑल चार्ज -2 आना चाहिए कार्बोनेट का पूरा। कहां थे लास्ट क्लास में दृष्टि? अलग से मैसेज किया हूं कि आज नया चैप्टर चालू करूंगा तो आना है, तो उसी दिन गोल मारना है वो जानबूझ के। फिर क्या आप लोग पुराना बैकलॉग देख के भी नहीं आते हो ना कि हमारा पिछला क्या हुआ क्लास हम देख लें वीडियो में? कैसे करेंगे फिर? आज की क्लास कैसे समझ में आएगी? ये आप लोग समझते नहीं हो, फिर आप लोग को लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है केमिस्ट्री, हमको बनेगा नहीं। ये नहीं देख रहे कि आप लोग कितना इरेगुलर हो। जब हमको पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है तो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसमें, तो अपन उसमें और कम ध्यान दे रहे हैं। तो कैसे स्ट्रांग हो जाएगा क्या अपने आप नहीं आने से? यहाँ पे भी ऑक्सीजन को नंबर दे देना ना, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, तो आप इसका ऑक्सीजन नंबर 1 दे देना, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। और 2 और 3 में तो मेरे ख्याल से एक भी कैलकुलेट कर लोगे तो तीसरा भी वही होगा ना। O2 और O3 मैंने कहा ना कि एक जैसे ही अटैच है, दोनों का
बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, दोनों के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं और दोनों के बॉन्ड पेयर भी 2 ही हैं, तो इनका चार्ज भी सेम ही आएगा दोनों का। तो आप किसी एक का कैलकुलेट कर लो, सिमिलरली O3 विल आल्सो बी हैविंग दिस चार्ज, ऐसा करके लिख सकते हैं। सुन रहे हैं क्या? पर इसका अलग निकालना पड़ेगा O1 का। O2 O3 में किसी एक का निकाल लो, दूसरे का भी वही रहेगा, और कार्बन का निकालना पड़ेगा अलग से। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो सर? यहाँ माइनस माइनस लिखे हैं हमने फॉर्मूले में, और यहाँ माइनस प्लस क्यों है? मैंने ब्रैकेट लगाया है ना, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस हो ही जाएगा वो, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? क्या हुआ बोलो? कहाँ अटक रहे? कार्बन, कार्बन का क्या हो जाएगा? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना, माइनस लोन पेयर तो एक भी नहीं है, तो 0 माइनस 8/4। 8 क्यों? 4 बॉन्ड है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, उसमें 4 उसके हैं, 4 नहीं है, तो ये कैंसिल होकर 4 ही आएगा, मतलब 0 ही आ रहा है कार्बन का। तो यानी कि जो भी -2 आपका दिखेगा ऊपर, वो ऑक्सीजन के कारण ही दिख रहा होगा। किसका किसका आया ऑक्सीजन का? ये वाले कितना आया? O1 का किसे निकाला क्या? ये वाले ऑक्सीजन का जो डबली बॉन्डेड है, ये 0 आ रहा है, तो फिर ये दोनों -1 होने चाहिए। आ रहा है -1 दोनों? हाँ, तो ये ऑक्सीजन 0 आना चाहिए। देखो O1 वाले का वापस देखना है यहाँ पर, 6 माइनस 4 माइनस 4/2। हाँ, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा ये। एंड O2 का होगा 6 माइनस 6 माइनस 2/2 विच इज -1। ये -1 है, ये भी -1 ही आएगा। हिमांशु, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं फ्री स्टेट में, आप बात करो ना, तो कार्बन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 2 कॉमा, तो 4, तो 4 माइनस, एक भी लोन पेयर नहीं है कार्बन के अराउंड, तो 0 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 2 8, 8 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, और इन दोनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 है। एडअप करके चारों का 0 + 0 -1 एंड -1 इज -2। विदाउट, पक्का समझ में आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे मैंने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड की लेंथ होगी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़े थे कि जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। ठीक है, तो चलो इसका फर्स्ट लिखना, पहला कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, कुछ बुक्स में आपको एनर्जी की जगह एंथैल्पी भी दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना। एंथैल्पी वर्ड तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में सॉरी, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इट इज नथिंग बट एनर्जी ओनली, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, या एक और नाम होता है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तीनों नाम लिखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा है नाम का, है ना, इससे समझ में आ रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएट होने वाली, डिसोसिएट मतलब टूटने वाली है। तो बॉन्ड को
तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पे पूरा डिपेंडेंसी होगा। अगर वो उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर बॉन्ड वीकर है तो कम एनर्जी में बॉन्ड टूट जाएगी। ठीक है, तभी तो होता है ना कि हर रिएक्शन को अपना अपना टाइम लगता है होने में, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने सिंपल सा रिएक्शन पढ़ा होगा 10th में, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहां दो चीजें हो रही हैं। पहले तो इन दोनों के आपस की बॉन्ड टूट रही है, इन दोनों की आपस की बॉन्ड टूटेगी तब तो दूसरी बनाएंगे ना ये। तो किसी भी रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स, और दूसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर बॉन्ड्स। वो न्यू बॉन्ड्स क्या होने वाली है, एच एच की बॉन्ड ओ के साथ। जब तक ये टूटेगी नहीं ये बनेगी कैसे, तो ये तोड़ने के लिए अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, टूटने के लिए या तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखो। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, it is the energy required to break, it is the energy required to break 1 mole of bonds, 1 mole of bonds, it is the energy required to break 1 mole of bonds of the same kind, of the same kind, to separate the bonded atoms, to separate the bonded atoms in the gaseous state, to separate the bonded atoms in the gaseous state, to separate the bonded atoms in the gaseous state. समझना डेफिनेशन। आपको एक मोल बॉन्ड, तो मतलब अगर आप कहीं पे लिखा है कि हाइड्रोजन है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी 256 किलो जूल पर मोल है, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होने चाहिए, यानी कि कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, किसके, हाइड्रोजन के। तो हर में ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, उसके लिए टोटल एनर्जी आपको लगने वाली है 256 किलो जूल। तो एक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं ना आप, इस एनर्जी को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो तो एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी आ जाएगी। पर जनरली हम पर मोल ही डिफाइन करते हैं। आपने जो जितनी भी पीछे भी एनर्जी देखी है सब किलो जूल पर मोल थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, एग्जांपल, ब्रेकिंग ऑफ H bond H, breaking of H bond H bonds, एक बॉन्ड बनाना एक बॉन्ड लिखना, है ना ऐसे, breaking of H bond H bonds will require 436.3 किलो जूल पर मोल, 436.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये बॉन्ड एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो उनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर, उसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की बॉन्ड सिंगल है, ऑक्सीजन की बॉन्ड डबल है, तो किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में, है ना। इमेजिन करिए आपने किसी को एक हाथ से पकड़ा है, उसको छुड़वाना आसान है, पर अगर आपने उसी को दो हाथ से पकड़ लिया है तो पकड़ मजबूत हो चुकी है, राइट, द बॉन्ड हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी उन दोनों को अलग करने में। वही चीज यहां पर हो रही है। तो पहला चीज हो गया बॉन्ड ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रही है तो उसको बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलते हैं, 3। एम आई क्लियर। और एक होता है साइज, एटम का साइज, मतलब आप सोचिए कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है अपने फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा ब्रो, सब तो एक जैसे ही है ना, सारे एक ही मेंबर है, कौन से ग्रुप के हैं ये,
हैलोजेंस, ग्रुप नंबर 17। तो सब एक जैसे ही होंगे, बॉन्ड मतलब एक जैसी बना रहे होंगे, तो आयोडीन भी ऐसे ही बनाने वाला है। तो सबके में सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पे ये फर्क भी नहीं है, तब भी इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। इनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी अलग अलग देनी पड़ती है। अब उसका रीजन है इनका साइज। क्लोरीन होगा छोटा, बॉन्ड लेंथ होगी छोटी। क्लोरीन होगा थोड़ा बड़ा, बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी। आयोडीन सबसे बड़ा, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी हो रही है, सिंगल है सारी बॉन्ड, पर बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी हो रही है उतनी वीक होती जा रही है ना? तो इन चारों में, सब इन तीनों में या इन चारों में सबसे वीकर बॉन्ड किसकी होगी? आयोडीन की, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। एम आई क्लियर? तो सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? आयोडीन को। तो आयोडीन सबसे पहले अलग हो जाएगा। एम आई क्लियर? ये उसके लिए ना रिएक्टिविटी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो जल्दी अलग होगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा। अब इमेजिन करिए कि अगर आपको CH4 में, मीथेन में हैलोजन ऐड कराना है, तो सबसे पहले कौन सा हैलोजन ऐड होगा? आयोडीन। देखिए सबसे पहले टूट आयोडीन रहा है, तो सबसे पहले ऐड नहीं बोलना चाहिए, सब्स्टिट्यूट भी आयोडीन ही करेगा। समझ रहे हैं क्या? CH3I सबसे पहले बनेगा, बिकॉज I इज द बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग मतलब जल्दी छोड़ के जाएगा। क्यों जल्दी छोड़ के जाएगा? बॉन्ड वीकर होने के कारण कम एनर्जी लगेगी उनको सेपरेट आउट करने में। तो दो फैक्टर समझ में आ गया आपको, एक साइज ऑफ द एटम और एक बॉन्ड ऑर्डर, जिसको आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हो। मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल है, इसी को तो बोलते हैं ना मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी is the measure of, bond energy is the measure of, किसका मेजर है ये? कि उन दोनों एटम के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तभी तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है ना। तो इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल या इस मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उनको एनर्जी भी ज्यादा लग रही होगी टूटने के लिए, तो एनर्जी की वैल्यू देख के बता सकते हैं ना अपन कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो द बॉन्ड एनर्जी इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, फुल स्टॉप। इट डिपेंड्स अपॉन following two factors. It depends upon following two factors. It depends upon following two factors. First लिखो, size of the atom, size of the atom, इस पे कैसे डिपेंडेंट है? हाइफन डाल के लिखो, लार्जर द साइज, larger the size of the atom, larger the size of the atom, comma, lesser is the extent of overlapping, lesser is the extent of overlapping, lesser is the extent of overlapping, comma, weaker is the bond, weaker is the bond, and therefore lesser is the bond energy. बॉन्ड वीक होगी तो कम एनर्जी में भी टूट जाएगी, एंड देयरफॉर लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर लिखो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स, मल्टीप्लिसिटी, MULTIPLICITY, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। लिखिए आइफन डाल के, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, या तो इंक्रीज होगा ना, जितना मल्टीपल बॉन्ड है बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस with the multiplicity of bonds. Bond energy increases with the multiplicity of bonds. Bond energy increases with the multiplicity of bonds. Full stop. The bond energy of a double bond, the bond energy of a double bond
the bond energy of a double bond is much higher than that of a single bond. Bond energy of a double bond is much higher than the bond energy of a single bond. Bond energy of a double bond is much higher than the bond energy of a single bond. कुछ एग्जाम्पल लिख लो. ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए कि आपको डिफरेंस दिखना चाहिए. 348.4 किलो जूल पर मोल. डबल बॉन्ड की एनर्जी होती है 614, ऑलमोस्ट डबल, 0.7 किलो जूल पर मोल. एंड ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी 839.9 किलो जूल पर मोल. ठीक है. डन. चलिए सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ पहला हो गया हमारा बॉन्ड एनर्जी, सेकेंड लिखेगा बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ क्या है? दोनों जो हमारे एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ. लिखो इसमें हाइफन डाल के. द मिनिमम डिस्टेंस between the nuclei of the minimum distance between the nuclei of the bonded atoms in a molecules. The minimum distance between the nuclei of the bonded atoms in a molecule is known as bond length. The minimum distance between the nuclei of the bonded atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ. ठीक है. और इसका मेजरमेंट अपन पिकोमीटर में करते हैं जनरली. ठीक है. फुल स्टॉप. इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर्स. इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर. शॉर्ट फॉर्म में पीएम है ना. 10 to the power minus 12 मीटर्स. पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 to the power minus 12 मीटर. यही हमारे रेडियस का भी यूनिट था ना. बॉन्ड ये जो हम एटम का रेडियस निकालते थे. अरे हाँ ना. और वो भी तो इसी से निकालते थे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, जैसे मुझे अगर हाइड्रोजन का मुझे रेडियस निकालना है तो क्या करते थे? अकेला हाइड्रोजन एटम तो मिलेगा नहीं, तो क्या करते थे अपन? मॉलिक्यूल का ही बॉन्ड लेंथ निकाल करके हाफ कर रहे थे. इसी को तो नाम दिए थे कोवेलेंट रेडियस. याद है? कोवेलेंट रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस और मेटालिक रेडियस. जिसमें सबसे कम कौन होता है? सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा? कोवेलेंट रेडियस. ठीक है. हाँ. तो ये वही तो है बॉन्ड लेंथ. ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम कंबाइंड है. ये दोनों एटम के क्या है? न्यूक्लियस. ये उनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है. इसी को बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं और उसी का हाफ करके हमने कोवेलेंट रेडियस निकाला था. तभी तो उसका नाम कोवेलेंट रेडियस पड़ा ना, बिकॉज वो कोवेलेंट बॉन्ड का आधा था, इसलिए नाम भी उसका क्या पड़ा? कोवेलेंट रेडियस. ठीक है. ओके. ये भी वही दो फैक्टर पे डिपेंड होने वाला है. सुन रहे हैं क्या? साइज ऑफ द एटम. अभी जैसे अपने इनकी बात करी थी चारों की, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी? क्लोरीन में. और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आयोडीन में. यही तो उस बॉन्ड को वीक बना रहा है ना. बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, बॉन्ड उतनी वीकर. बॉन्ड वीकर तो कम एनर्जी में टूट जाएगी. बॉन्ड जितनी छोटी उतनी स्ट्रॉन्गर और ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो एक फैक्टर अगेन इसमें क्या होने वाला है हमारा? साइज ऑफ द एटम. ठीक है. और दूसरा फैक्टर अगेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे कम होती है. ठीक है. तो चलो लिख लो इसमें भी नीचे. बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स. बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स.
फर्स्ट वही लिखना, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। तो क्या होगा इसका, ये कैसे डिपेंड करेगा कि एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। एग्री करते हैं? तो लिख लो हाइफन डाल के एक लाइन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, bond length increases with the increase in the size of the atom. Bond length increases with increase in the size of the atoms. जितना एटम बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, चलिए सेकंड सेकंड फैक्टर लिख लो, वही मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। यहां उल्टा होगा ना, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा लेंथ कम होते जाएगा। वहां स्ट्रेंथ बढ़ रहा था इसके अकॉर्डिंग, मतलब आप ये समझिए कि बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यस और नो? सिंगल बॉन्ड का एनर्जी कम, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। बट यहां लेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, जैसे जैसे आपका ये बढ़ रहा है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना 1 2 3, लेंथ कम होती जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर पे लेंथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो लिखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस with the increase in multiplicity of bonds. Bond length increases with the increase in multiplicity of bonds. Bond length increases with, sorry, decreases with the increase in multiplicity of bonds. एग्जाम्पल जैसे हमने तीनों का एनर्जी लिखा था ना पीछे, तीनों का लेंथ भी लिख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड का लेंथ लिखना, सी बॉन्ड, सी का लेंथ होगा 154 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड का लेंथ होता है, कम हो जाएगा 134 पिकोमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड का और कम हो जाएगा 120 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जबकि हमारा बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है एनर्जी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ। लास्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिखो, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, इसमें हाइफन डाल के लिखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब ये समझना इधर, जैसे हमें पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। सिंगल मीथेन याद है आपको, कुछ ऐसा होता है ना। तो क्या हो रहा है, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना ले, बना भी लिया ऐसे, ठीक है, बनी ना 4 बॉन्ड। बट क्या होगा, ये सब बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन की तो बनी हुई है ना, ये सब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, दे विल रिपेल ईच अदर। और रिपेल होकर के ये स्पेस में कुछ ऐसे पोजीशंस ले लेंगी जहां पे इनका रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वही इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो इसी थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी, पढ़ेंगे अपन इसमें, अभी हमारा आने वाला टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब वो बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड बनने के बाद एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और रिपेल करके वो एक ऐसा जगह ऑक्यूपाई कर लेंगी जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। एक हद तक रिपल्शन होगा ना, मतलब जस्ट इमेजिन करिए कि अगर एक एटम है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो मान लीजिए एक एटम ने 2 बॉन्ड बनाई, वो ऐसे थी दोनों बॉन्ड, अब ये दोनों जो एक दूसरे को रिपेल करना चालू किए, इतना रिपेल किए, अगर मान लो अब इसने इसको इधर और रिपेल किया,
तो इधर से भी तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो अब ये पोजीशन इनकी फिक्स हो गई है। अब ना ये इधर आएगा और ना ये इधर जाएगा, और इधर आएगा तो फिर ये इधर से रिपेल हो जाएगा, इधर आएगा तो ये और ऐसे रिपेल हो जाएगा। मतलब यही एक पोजीशन है जहां पे ये दोनों बॉन्ड अब ऐसे ही रहने वाली है, यानी कि इनका रिपल्शन क्या हो चुका है, मिनिमम। अब इनकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ये रहा सेंट्रल एटम और ये रही दो बॉन्ड्स। ज्योमेट्री क्या दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन। मैथ्स है तो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, यहां बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, तो ये ज्योमेट्री होगी लीनियर। ये अगर तीन बॉन्ड होती तो वो तीनों एक दूसरे को रिपेल करते और एक पोजीशन ऐसा एक्वायर कर लेते जहां पे सेंट्रल एटम से तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पे होते और एक इक्वल एंगल बना रहे होते। अब ये अगर इसको रिपेल करेगा तो ये इधर खिसकेगा, नो डाउट, बट इधर आएगा तो ये भी इसको रिपेल कर देगा, तो ये वापस पीछे चला जाएगा। तो ये इसको बोलेगा भाई मत कर रिपेल, ये भी कर रहा है मेरे को रिपेल, तू भी कर रहा है, तो एक पोजीशन में आते हैं जहां पे दोनों का रिपल्शन बराबर हो जाएगा, तो वो वहीं पे रहेगा। सेम चीज इन दोनों के साथ भी हो रही है। तो दे एक्वायर अ पोजीशन जहां पे उनका रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। जब तक आप किसी को धक्का देते रहोगे वो कैसे स्टेबल होगा, जहां धक्का कम होगा, खत्म हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो दे वांट टू बिकम स्टेबल, उसके कारण वो क्या कर रहे हैं, अपना रिपल्शन मिनिमम करेंगे। तो ऐसा ही यही चीज का मतलब है कि द बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। वो एक दूसरे को डायरेक्शन दे करके एक फिक्स पोजीशन एक्वायर कर लेंगी, और अब जो दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो लीनियर में वो बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री। इसमें वो कितना होगा, 120 120 120। जो हमारा मीथेन होता है इसमें 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड एक दूसरे को प्लेन में डायरेक्ट नहीं करती, तब वो स्पेस में आ जाते हैं, और स्पेस में आते तो 3D ज्योमेट्री बनती है। अब तक लीनियर भी एक प्लेनार ज्योमेट्री थी, ट्रायंगल भी एक प्लेनार ज्योमेट्री होती है। प्लेनार मतलब जिसको आप प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इट इन अ प्लेन ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर। बट टेट्राहेड्रल को आप एक शीट ऑफ पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक 3D ज्योमेट्री है, समझ रहे हैं। तो उसमें एक ऐसा हो कि एक मतलब एटम बीच में है, कार्बन बीच में रहेगा, है ना, एक बॉन्ड ऊपर बन रही होगी हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड आगे बन रही होगी, एक बॉन्ड पीछे बन रही होगी। तो ये स्पेस का मतलब एक पिरामिड जैसा बन रहा होगा, ऐसा 2 और एक पीछे और एक ऊपर। तो ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। ये ज्योमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री होती है ये, जिसमें एंगल्स जो होते हैं ना, ये कुछ अपन पेपर में बनाना तो ऐसा बना देते हैं अपन, हालांकि ये मत सोचना कि ये एक ही प्लेन में है चारों, ठीक है ना। और इनके बीच का एंगल होता है 109.5 डिग्री, या आप इसको बोलते हो 109 डिग्री 28 मिनट। मिनट को डैश से डिनोट करते हैं, 30 मिनट मतलब आधा डिग्री होता है, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। तो या 28 था ना, तो अप्रोक्सीमेटली 30 मान लिए उसको और आधा डिग्री दे दिए। तो या तो आप डिग्री में लिखना चाहते हो तो 109.5 डिग्री लिखो, या 109 डिग्री एंड 28 मिनट अलग लिखो। समझ रहे हैं क्या। तो ये ऐसे एंगल होते हैं। फिर एक ज्योमेट्री होती है, अगर 5 बॉन्ड बन रही है तो 5 बॉन्ड में कैसे होंगे वो एक दूसरे से, तो 3 का तो हमको पता है कि 3 तो चलो ऐसे हो जाते हैं, 2 ऐसे जाते हैं 90 डिग्री पर, मतलब 3 उसी प्लेन में होंगे। समझ लीजिए ये आपका सेंट्रल एटम है, तो एक बॉन्ड इसकी यहां बन रही होगी, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड इस पूरे प्लेन जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक, और एक इसके नीचे एक, वो भी 5 बॉन्ड। तो इस ज्योमेट्री का नाम होता है, जो कि यहां तो ट्रायंगल है और ऊपर से एक पिरामिड टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये वाला जो एटम है ये इससे कनेक्ट अगर होता है, इस कनेक्ट नहीं होगा, मतलब अगर आप ऐसे जोड़ोगे आपस में, एक ज्योमेट्री बना रहे हैं अपन, जोड़ोगे इन सबको तो ऊपर से एक पिरामिड दिखेगा, और नीचे से भी अगर ऐसे जोड़ोगे तो नीचे से भी एक पिरामिड दिखेगा। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 है ना, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और 6 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा, सेंटर में एक, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 एटम हो गए ऐसे। अभी भी 2 बचे हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे। जैसे अभी ट्रायंगल के ऊपर नीचे थे ना, अब स्क्वायर के ऊपर नीचे होंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। जैसे आपने इसके पहले ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बोला, तो अब इसका बेस स्क्वायर हो गया है, तो आप इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। आप इमेजिन कर पाए ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल अगर आप इमेजिन कर लियो हो तो मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल में फेसेस कितने होंगे, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, 8 तो नहीं थे, 6 ही बॉन्ड थी ना, 4 इधर है, 2 ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, 6 ही हुआ है ना। तो 8 मतलब ऑक्ट मतलब तो 8 होता है ना, तो ऑक्टाहेड्रल क्यों आया, बिकॉज ऑफ इट्स 8 फेसेस एक्चुअली।
कैसे 8 फेसेस बन रहे हैं? ऊपर एक इमेजिन कर रहे हो, नीचे स्क्वायर इमेजिन किए। अब ऊपर का एक जो एटम है वो एक ट्रायंगल ऐसे बनाने वाला है, दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल? सामने वाले दोनों के साथ ये एक फेस हो गया, ये दोनों के साथ एक और ट्रायंगल, एक फेस ये, तीसरा और चौथा पीछे वालों के साथ। ऐसे ही 4 नीचे वाला भी बनाएगा, 2 ऐसे, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा और एक पीछे जाएगा। तो दिख रहा है आपको? इमेजिन करिए पूरा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये भी ज्योमेट्री होती है। ये किसकी ज्योमेट्री होगी? अगर सेंटर में एक एटम है और वो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो वो 6 बॉन्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल करके एक ज्योमेट्री एक्वायर करेगी, जिसको अपन ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये जो 60 सारी बॉन्ड बनी, इनके बीच का एंगल होता है। अब जैसे आपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखा, इसमें देखो एंगल कितना कितना होगा, ये तो 120 120 120 दिख रहा है क्योंकि ट्राइंगल में है। व्हाट अबाउट ऊपर और जो नीचे से गिर रहे हैं, ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। अरे ये तो ऐसे ही कनेक्टेड है ना सेंटर से, ये सेंट्रल एटम है आपका, ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, इनके बीच का 120 डिग्री, ये तीसरी बॉन्ड, ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। बट व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड, ये तो 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा और नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा। बाकी तीनों क्या है? 120 120 120। क्लियर है ये? ठीक है, डेफिनेशन लिखो बॉन्ड एंगल का। क्या लिखे? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर and are oriented in specific directions and are oriented in specific direction in space, specific direction in space. Full stop. Therefore a definite angle एक एंगल उनके बीच में जरूर होगा, एक अ डेफिनेट एंगल एग्जिस्ट बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, अ डेफिनेट एंगल एग्जिस्ट बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, a definite angle exists between two covalent bonds present in a molecule, full stop. This angle is termed as bond angle. This angle is termed as bond angle. This angle is termed as bond angle. ठीक है? Full stop. It is represented in degrees. It is represented in degree, minutes, seconds. It is represented in degree, comma minutes, seconds. तो ऐसा लिखे ना, रिलेशन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट के लिए डैश यूज करेंगे, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स के लिए डबल डैश यूज करेंगे। ठीक है, और डिग्री के लिए तो अपन ऊपर लगा ही रहे हैं डिग्री। एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसके लिए भी। फॉर एग्जांपल लिखना नीचे, दी H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड एंगल, ऐसे ही लिखेंगे ना जैसे मैंने लिखा है, HCH, जो मैंने अभी आपको मीथेन, ये मीथेन बना के दिखाया था ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये C है, ये H है, ये H है, हम इसकी बात कर रहे हैं, सुन रहे हो? HCH बॉन्ड एंगल, HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन CH4 is 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, कॉमा एक और एग्जांपल लिखना नीचे, दी HNH, ऐसा अमोनिया में देखो ऐसा कुछ होगा ना, ये अमोनिया है NH3 लाइक दिस, है ना, ये वाला बॉन्ड एंगल या ये वाला बॉन्ड एंगल, है ना, दी HNH bond angle in ammonia is 107 degree, 107 degree, while
वाटर में क्या एंगल होगा? एक ही एंगल बनेगा ना, ये वाला। क्या बोलोगे इसको? HOH बॉन्ड एंगल इन H2O is 104.5 डिग्री। 104.5 डिग्री। 104.5 डिग्री। ठीक है। अब ऐसा क्यों, तीनों में अलग अलग क्यों बना है? 109, 107 और 104 दिख रहा है तीनों में। जबकि अगर अपन देखें तो कार्बन यहां पर 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन यहां पर 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन यहां पर 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो इस बॉन्ड एंगल को हमने बोला है 109 डिग्री 28 मिनट, इसको बोल रहे हैं 107, और इसको बोल रहे हैं 104.5 डिग्री। ऐसा बोला हमने। देखो तीनों में फर्क क्या है समझना। एंगल का तो फर्क है ही, पर ऐसा एंगल का फर्क क्यों आया वो समझना। इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है क्या? दिख तो यहां भी नहीं रहे, पर है, हमने बनाए नहीं है, पर यहां तो है ही भी नहीं, क्योंकि कार्बन के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो तो 4 बॉन्ड बना चुका है ना अपनी। तो चारों के चारों क्या पेयर है उसके पास? बॉन्डेड पेयर है। चारों के चारों क्या पेयर है? बॉन्ड। ऑल द पेयर्स अराउंड कार्बन आर बॉन्डेड पेयर्स। BP मतलब बॉन्डेड पेयर्स। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? जो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड तीनों क्या है? ये तो तीनों बॉन्ड पेयर है, बट इसके पास एक लोन पेयर भी है। एक क्या है? लोन पेयर है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ये दोनों तो बॉन्ड पेयर दिखे रहे हैं। ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सही नहीं बना ना, ये इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर आप सही बनाओगे तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ही बैठाओगे, तब तो 8 होंगे ना ऑक्सीजन के पास। ये सुनो, अरे देखो ये हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, ये दोनों हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, बट व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? आपको लोन पेयर बनाना पड़ेगा ना, तब तो आप नाइट्रोजन के अराउंड में 8 दिखा पाओगे। 2 4 6 8, 2 4 6 8। अभी सही बना है लुईस स्ट्रक्चर दोनों का। अब आप देखिए यहां पे तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे, इसलिए चारों ने एक दूसरे को बराबर रिपेल किया है, और हर एंगल बराबर है 109 डिग्री 28 मिनट। बट यहां पे क्या हो रहा है समझना, 2 टाइप के रिपल्शन होने वाले हैं। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में जब अपन आएंगे, पर अभी क्योंकि तीनों का एंगल मैंने लिखा है तो जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूं कि तीनों का अलग अलग एंगल क्यों है। यहां पे क्या हो रहा है ना, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को रिपेल कर रही है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को भी रिपेल कर रही है, और इनका रिपल्शन बराबर होगा क्योंकि ये एक जैसे है। बट ये लोन पेयर है जो बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल कर रहा होगा। कारण लोन पेयर क्या है? बॉन्डेड नहीं है कहीं से, वो फ्री है। तो 2 लोन पेयर आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे। सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे कम रिपल्शन करते हैं बॉन्ड पेयर आपस में, क्योंकि वो एक जगह से तो कनेक्टेड है ना। ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कितना रिपेल कर पाएंगे? ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से ये अटैच है ऑक्सीजन से, इनके पास एक लिमिटेशन है रिपल्शन की भी। बट लोन पेयर को तो कोई कुछ नहीं करने वाला है, वो तो फ्री है ना, बॉन्ड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, इससे सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है। अरे ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को। तो यहां पर क्या हो रहा है, सॉरी, यहां पर क्या हो रहा है, ये भी रिपल्शन हो रहे हैं, जिसके कारण ये 109 से कम होकर कितना हो गया? 107। एक ही लोन पेयर था इसलिए थोड़ा कम रिपल्शन हुआ। यहां कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर है, तो रिपल्शन और ज्यादा होगा, इसलिए एंगल और कम हो गया। अब इमेजिन कर पा रहे हैं, पहले 109 था क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, एक दूसरे को बराबर रिपेल किए, पर अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, पर लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, ये और दब जाएंगे आपस में, और ये पास आ जाएंगे तो क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा। 109 से 107 हो सकता है, और कम होकर 105 भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? तो ये फर्क है इन तीनों स्ट्रक्चर में, इसलिए बॉन्ड एंगल का भी डिफरेंस आया है। एम आई क्लियर? ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में, इसका रीजन भी लिख लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए इन दोनों स्ट्रक्चर में, लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई लोन पेयर्स नहीं है। जो भी रिपल्शन हो रहा है वो किनके किनके बीच में हो रहा है? बॉन्ड पेयर ही आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। क्लियर है ये? ठीक है, चलो, तो ये हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई हैं: बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड
लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। एक बॉन्ड ऑर्डर भी होता है, पर वो अपन ने इसी में लिख दिया है मल्टीप्लिसिटी वाले में ही, तो बॉन्ड ऑर्डर में अलग से नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। पर बॉन्ड ऑर्डर वही याद रखना कि दोनों के बीच में कितनी बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ दीजिए। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, या आप इसको ड्रॉबैक बोल सकते हो, है ना। क्योंकि अभी अपन ने क्या बोला कि हर बार हम यही देख रहे थे कि सेंट्रल एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनफैक्ट सबके अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यही तो सोच के हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे थे ना। बट इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी देखेंगे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो लोग स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो सेंट्रल एटम भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना पा रहे हैं। ये हमारा वो टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक जो मैंने स्किप किया ना, वो ये है, हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, ये आपने 10th में ही पढ़ा है। जैसे आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आयंस आर इन्वॉल्व्ड, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड्स। अगर दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो सॉलिड्स होंगे, और यहाँ पे वीकर है कनेक्शन, तो ये क्या होते हैं, जनरली लिक्विड्स या गैसेस। जैसे मीथेन एक गैस है, अमोनिया एक गैस है, समझ रहे हैं क्या, मीथेन एक गैस है, अमोनिया एक गैस है, ये भी गैस होती है, बट इसके बीच में थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व हो गए तो इसको लिक्विड बना दिए, तो ये लिक्विड हो गया। देखिए ना, आप तीनों कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स हैं और तीनों में से कोई भी सॉलिड नहीं है, एम आई क्लियर, गैस है या तो लिक्विड्स हैं, तो एक प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं, तो पानी में जाने के बाद या पिघलने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आयंस फ्री हो गए हैं। पानी में जैसे डालते हो ना किसी भी आयनिक सॉलिड को, तो वो क्या होते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे NaCl को आपने पानी में डाला, अब इट इज नो लॉन्गर NaCl, वो बन चुका है Na+ और Cl नेगेटिव। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, पर O2 अंदर जाने के बाद भी O2 ही है, CO2 पानी में जाने के बाद भी CO2 ही है। कहने का मतलब वो लोग डिसोसिएट नहीं होते अपने आयंस में, कैसे होंगे, वो उनके पास आयंस है ही नहीं। तो जब आयंस नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या चाहिए, आयंस। जैसे आपको एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, वैसे ही आपको लिक्विड में क्या चाहिए, आयंस। तभी अपन बोलते हैं ना कि डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर, प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, बिकॉज उसके अंदर आयंस नहीं है। पर जैसे ही आपने उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया या थोड़ा सा बेस डाल दिया या आपने नमक डाल दिया, तो अंदर आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ये एसिड या बेस या नमक, और अब आयंस आ गए तो ये आयंस अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो कोई भी आयनिक सॉलिड हो, वो अपने फ्यूज्ड स्टेट में, फ्यूज मतलब पिघले हुए फॉर्म में या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा। सॉलिड NaCl भी बैड कंडक्टर है, पर जैसे आपने NaCl को पिघला दिया या NaCl को एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, नाउ इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं अपन उसको, इलेक्ट्रोलाइट। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब क्योंकि ये हार्ड है या ये सॉलिड्स हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। किनका, आयनिक कंपाउंड्स का। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, समझ रहे। ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये आयन से मिलके बने हुए हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। मतलब आपको O2 कैसे मिलेगा, एक O2, दूसरा O2, तीसरा O2, चौथा O2। और NaCl में कैसे कनेक्शन होता है, Na+ Cl नेगेटिव के बीच का कनेक्शन। तो एक्चुअली वो ऐसे बॉन्डेड रहते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव ऐसे आपस में अटैच रहेंगे लाइक दिस, और ऐसे वो क्या बना लेंगे, क्रिस्टल। मतलब 8 एटम कुछ ऐसा, लैटिस क्या बोलते हैं उसको अपन, क्रिस्टल लैटिस। हो सकता है वो क्रिस्टल लैटिस क्यूबिक फॉर्म में हो, तो इतना गैप नहीं रहता, एटम कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं, ये एक एटम, ये ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां और ये आठवां। वो 8 एटम कुछ इस तरीके से, जस्ट इमेजिन करिए 4 फुटबॉल और उसके ऊपर 4 फुटबॉल, और इतना गैप नहीं होगा जितना मैंने यहां बनाया है, समझ रहे हैं क्या। तो इस तरीके का एक लैटिस बनाते हैं आयंस आपस में। ये एक आयन होगा, अगर ये Na पॉजिटिव आयन है तो इसके नियरेस्ट जितने भी होंगे वो क्या होंगे, Cl नेगेटिव आयंस।
तो आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, और या फिर दे आर मेड अप ऑफ आयंस, आप वहां बोल सकते हो कि दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये 5-6 डिफरेंस हम याद रखेंगे किसके किसके बीच में, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ आज यही स्टॉप करते हैं। ऑक्टेट रूल का वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं। ठीक है।